नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है कांग्रेस के लोकसभा में लीडर अधीर रंजन चौधरी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार प्रभु। आपका नाम अधीर पर अधीर लग नहीं रहा, आप बड़े पेशेंट लग रहे हैं एकदम। चंचल भी नहीं लग रहे, कुछ भी नहीं लग रहे। हो सकता है बचपन में शायद चुनाव भी आ रहा है तब भी नहीं लग रहे आप। अंदर अंदर है, बाहर प्रकाश नहीं होते। इसका मतलब पता है आपके चुनाव में क्या होने वाला है, इसलिए कुछ भी हो जाए ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, हमें जोर शोर प्रयास तो कर रहे हैं। अच्छा, जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं। बिना 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 युद्ध हम कुछ नहीं छोड़ते। अच्छा, मैं आपने कहा जोड़ तोड़ते हैं, पर एक बार बताओ, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं आपका रिजल्ट देख रहा हूँ। हाँ, आप बिल्कुल। 43 साल से सत्ता से बाहर हैं। बिल्कुल। और बुरी तरह 5% वोट रह गया आपका लोकसभा इलेक्शन के अंदर आकर के। 6%। 5-6% कहाँ, आपके पास 50% होता था। आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं, पहले ये बताओ। देखिए, चुनाव में लड़ रहे हैं इसलिए कि हम अपने पार्टी के विचारधारा पे पूरा भरोसा रखते हैं, और जो पार्टी हिंदुस्तान की आज़ादी और आज़ादी की बाद में इतने सालों से देश को चलाया, इन पार्टी की एक हिस्सा बन के रहना मेरे लिए गर्व की बात है। और इसलिए मैं नहीं, आप तो 5 बार चुनाव जीते हैं। आप ही एक व्यक्ति है जो 5 बार चुनाव जीते आ रहे हैं। जब से पार्टी हारती आ रही है आप जीते आ रहे हैं। वो छोड़िए, मैं आपकी पार्टी के 130 साल पुरानी पार्टी आपकी है। मैंने सवाल इसलिए पूछा, कहाँ आपके 5-6% वोट, कहाँ आपकी नहीं, सीट, वो बंगाल 2 में लोकसभा की सीट है, वहाँ लड़ने का फायदा क्या? पैसा भी खराब होगा, आपकी बदनामी फिर होगी आज नहीं कि तो हार गए। आज नहीं तो कल फिर होगा ना। पिछले 43 साल से सत्ता के बाहर हूँ, सत्ता के बाहर रहते हुए भी 6% वोट अपने जेब में रखना और साथ साथ जीतना, ये भी तो एक बड़ा कामयाबी है ना। हमारा उच्च तो नहीं कमी है, कमजोरी फिर भी थोड़ा बहुत कमजोर जरूर है, फिर रख रखाव ठीक से होगा तो बना लेंगे। अब सिकुड़ गए हैं, थोड़े से ज़्यादा सिकुड़ गए। थोड़ा बहुत जरूर सिकुड़ कर गया, बिल्कुल थोड़ा बहुत जरूर सिकुड़ गया, फिर बना लेंगे। भाई, उनको 100 साल लगा आने में, आप से 130 के बाद नीचे आ गए, तो आपको रिवाइवल के पास आपके पास है क्या जो आप कहते हैं आपको वोट देंगे लोग? क्यों देंगे आपको वोट? हमें वोट देंगे इसलिए कि जिन पार्टियों को सत्ता पे लाए हैं, हिंदुस्तान की आम जनता धीरे धीरे ये एहसास कर रहे हैं कि हम किसको लाए हैं। सारे हिंदुस्तान के लोग अभी भी इनकी तिलस्मी में थोड़ा फंसे हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये जो जादुई छड़ी की ये सहारा लेते हैं, ये जरूर आप केंद्र की बात कर रहे हैं या वेस्ट बंगाल की? धीरे धीरे नहीं, सारे हिंदुस्तान में मोदी जी को आप मोदी जी की बात कर रहे हैं ना। मोदी जी ने अपनी पार्टी को 306 सीट ला के दे दिया। कोई भी नेता इंदिरा गांधी जी के बाद नहीं हुआ। राजीव गांधी कहेंगे आप 400 सीट लाए थे, पर उसके घटना के कारण जो हुआ था आपको पता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बाद भी सीटें नहीं आई। तो मोदी जी कहाँ इतने बड़े हो गए? आप मानते ना मोदी बहुत बड़े नेता आज की डेट में? देखिए, मोदी जी जरूर बड़े नेता है, मैं कभी ये नकार नहीं सकती कि मोदी जी लीडर नहीं है, बहुत पॉपुलर लीडर है। लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मोदी जी हिंदुस्तान की सब वर्ग की नेता नहीं बन पाए, हर संप्रदाय की नेता नहीं बन पाए, यूनिवर्सल लीडर नहीं बन पाए। ये आपको मानना पड़ेगा। असम से लेकर के कन्याकुमारी तक उनके वोट बढ़े हैं। हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों को पूछिए कि मोदी जी उनका नेता है या नहीं। इसका मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी समाज की हर वर्ग की नेता नहीं बन पाए, ये उनका खामियां है। तो मोदी किसके नेता हैं फिर? खाली हिंदुओं के नेता हैं क्या? ज्यादातर हिंदू भावनाओं से आम लोगों को। नहीं, आपने कहा बाकी संप्रदाय के नेता नहीं है, तो आप हिंदू के, आप कह रहे हैं मोदी केवल हिंदू नेता हैं क्या? और क्या है हिंदू नेता की मतलब? मोदी जी हिंदू विचारधारा के नेता, हिंदुत्व की सहारे हिंदू नेता की तरह उभरना चाहते हैं, हिंदू नेता की परिचय पसंद भी करते हैं। मैं ये कहता हूं कि मोदी जी हमारे देश की हर वर्ग की नेता नहीं बन पाए, जितना भी वो सीट हासिल करे वो अलग बात है। यूपी में चुनाव हुई, एक मुसलमान नुमाइंदे को उन्होंने जगह नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? 20 करोड़ 18 से 20 करोड़ हमारे जो आबादी है मुसलमान, उनको स्वीकार नहीं करते, उनको उनकी नेता वो बनना नहीं चाहते। इसका मतलब वो मुस्लिम खासकर हिंदुओं की नेता बनकर राज करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है। वो चाहते हैं कि हिंदुओं को नेता बनकर मैं राज करूं। इसलिए कह रहा हूं कि वो यूनिवर्सल नहीं है, ये सब वर्ग की नेता मोदी जी अभी नहीं, डेमोक्रेसी अभी तक तो नहीं बन पाए। अधीर जी, डेमोक्रेसी में तो जो जीते वो सिकंदर,
आप चाहे इसके हिंदू कहिए चाहे मुसलमान कहिए, उन्होंने सबका वोट मिला, 40% वोट मिले बिल्कुल उनको, मानता हूं। तो वो नेता यहाँ के बिल्कुल मानता हैं। हूं। आगे भी वोट ऐसे पड़ते नहीं। आपको लगता है कि पोलराइजेशन हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? मैं पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करती, इसलिए क्यों आप क्यों पोलराइजेशन की राजनीति करूंगा? दुनिया में जहां जहां पोलराइजेशन की राजनीति हुई है, उसको दशा बाद में क्या हुआ सबको पता है, इतिहास गवाह है। वेस्ट बंगाल में जय श्री राम का नारा आप नहीं लगाएंगे? जय श्री राम की नारा हम लोग नहीं लगाते। नहीं लगाओगे? नहीं, जय श्री राम हमारे अंदर की बात होते हैं। नहीं, अंदर की जो बात। राम और जैसे राम, मोदी जी की सभा में जय श्री राम का नारा लगा, तो आप कहाँ हैं? हम लोग जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय जनता के हैं। नो जय श्री राम। हमारे लिए राम रहीम बराबर है। बार बार हम कहते हैं, हमारे विचारधारा यही कहते हैं, सदियों पुरानी कांग्रेस यही नारा लगाते हैं कि हिंदुस्तान की हर इंसान को, हर आदमी को, चाहे वो जो भी धर्म के हो, जो भी वर्ग के हो, उनका अधिकार समान, कोई भेदभाव हम बर्दाश्त नहीं करते। ये हमारा विचारधारा है। क्या मतलब, वो लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, तो आपको क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अपने आप को हिंदू कहने में कोई परेशानी है? मैं ये नहीं कहते, कांग्रेस पार्टी की अंदर बहुत सारे वर्ग के लोग होते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, किंतु पार्टी खुद नहीं कह सकते कि मैं हिंदुओं का पार्टी हूं या मुसलमानों का पार्टी हूं। वो भी नहीं बोलते हम हिंदुओं की पार्टी हैं। जरूर BJP वाले बोलते भी क्या नहीं हैं, बोलते? जरूर बोलते हैं। हर सुबह से शाम तक तो वही मंत्र पाठ करते हैं, हिंदू हिंदू, और हिंदू के अलावा और क्या जानते हैं ये लोग? नहीं, वेस्ट बंगाल के अंदर जो अभी वेस्ट बंगाल में भी ऐसा हो रहा है। वेस्ट बंगाल में भी ध्रुवीकरण की राजनीति पुरजोर चल रहे हैं, ये चला रहे हैं। बंगाल में सियासत करने के लिए सबसे बड़ा भरोसा ये बीजेपी पार्टी की वही हिंदुत्व है, और कम्युनल पोलराइजेशन मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उनका औजार है। पर आपको लगता था जब ममता जी वहाँ पर श्री राम का नारा लगा, वो चिढ़ गई, वहाँ पर थोड़ा गुस्सा आ गया उनको, तो क्यों गुस्सा आया उनको? देखिए, ममता जी की गुस्सा क्यों आई, ममता जी को पूछने से अच्छा होगी। आप ये जाकर पूछ सकते, तुम्हें गुस्सा क्यों आई जय श्री राम की नारा से? ना पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल मतलब ये कि उन्होंने भी चाहती है कि दूसरे धर्म के लोग खुशी रहे। जितने जय श्री राम और राम जी की ज्यादा पूजा होने की बदले में ममता जी भी हनुमान जी के पूजा करने लगे थे, उनके पार्टी के लोग। मतलब ये कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म बंगाल में तो होते हैं, दोनों में होर लगे हैं, कौन हिंदुओं को ज्यादा खुश कर सकते। ये बीजेपी जाने की बाद बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच एक होर लगे हैं, हिंदू वोट लेने के लिए। नहीं, कॉम्पिटिटिव हिंदुइज्म, कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, नहीं हिंदुइज्म या हिंदुइज्म, कॉम्पिटिटिव हिंदुइज्म की एक माहौल वहां बन गए हैं। ममता जी साबित करना चाहता है कि मैं मोदी जी से कम हिंदू नहीं, और आप ये साबित करने चाहते हैं हम दोनों में से हिंदू कम है। नहीं, मैं हिंदू या मुसलमान की राजनीति नहीं करते, मैं देश की राजनीति करते, सारे देश की तरक्की की, सारे देश की आम लोगों की भलाई की राजनीति करते। ना हिंदू ना मुसलमान, मेरे लिए राम भी और रहीम भी बराबर है। नहीं, वेस्ट बंगाल में मैं गांधी जी की मंत्र मानता हूं, मैं गांधी जी को सलामत करता हूं, वो गांधी जी की वो बात ठीक है आपकी। और वेस्ट बंगाल के चुनाव पे आते हैं, वहाँ पर आप लीडर हैं, आपकी पार्टी तो वहाँ कुछ है नहीं इस वक्त, दिखाई ग्राउंड पे तो कुछ दिखाई देती नहीं है। तो आप चुनाव, मैंने आपसे सवाल पूछा क्यों लड़ रहे हैं? हारने के लिए तो लड़ ही रहे हैं आप, ऐसा लगता है जैसे। हारने क्यों लड़ूंगा? आप कैसे जीतेंगे? दोनों की लड़ाई, इतने बड़े पावरफुल लीडर रहे हैं, तो आप कैसे जीतेंगे? हमारा अपना कद जमा के रखूंगा। कोई पार्टी ये कह सकता कि हम चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए? चुनाव लड़ते हैं अपने सियासत के लिए, अपने पार्टी की तरक्की के लिए, अपने पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी को मजबूती के लिए, जिंदा के लिए, जो भी कहिए। वो तो 2001 से देखते हैं, आप कम ही होते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक वोट परसेंटेज कम होती चली जा रही है। कभी कभी मैंने आपको क्या कहा, ज्वार और भाटा है जिंदगी में, है समुद्र में, है सियासत में, हर जगह ज्वार और भाटा चलते हैं, हाई टाइड एंड लो एब होता है। ये जीवन की धर्म है, देखेंगे ना, विश्व की धर्म होता है। आदेश जी फिगर देखेंगे, देखिए बीजेपी की जो वोट परसेंटेज बढ़ी है, वो सब आपकी ममता की तो वोट परसेंटेज बढ़ गई थी, 1% और बढ़ गई थी। वोट तो आप ही के बीजेपी ले गई सारी। इसका मतलब आपके कांग्रेस के 100 समर्थक जो 50 साल तक वहां रहे, हमारे थोड़ा बहुत लिए हैं, सीपीएम के वोट ले लिए और आपके वोट ले लिए, दोनों को मिला के, तो सेक्युलर वोट सीपीएम के ले लिए और आपके भी ले लिए। वापस लाना है, वो वोट वापस लाने के लिए हमें लड़ाई करना पड़ेगा, हर लोगों को समझाना पड़ेगा, बीजेपी आज कोशिश करना पड़ेगा। आपको लगता नहीं कि बीजेपी सत्ता में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में खड़ा नहीं हो पाती कहीं भी? देखिए, कभी कभी माहौल ऐसा बनते हैं
लोग को गुमराह करना आसान हो जाते हैं। धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में लोगों को, आम लोगों को गुमराह करने का और सत्ता हासिल करने का जो सियासत चल रहे हैं, उस पे हमारी पार्टी की जरूर भुगतना पड़ते हैं। हमारे पार्टी के काफी नुकसान हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं, मैं एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं ये कोई परमानेंट फीचर है। इसका मतलब ये नहीं ऐसा ही चलते रहेगा। मैं पिछले दोनों चुनाव की बात कर रहा हूं। क्या हुआ कि अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, अच्छा प्रभु जी, आप बड़ा स्टैटिस्टिशियन हैं। दोनों चुनाव के पहले भी दो चुनाव हुई थी, उसमें तो कांग्रेस और यूपीए उसके अंदर स्टेट में, राजस्थान में आपको सीट मिली थी, मध्य प्रदेश में सीट मिली तो थी। फिर भी हम तो सत्ता पे तो आए थे। नहीं, आप सत्ता में अलायंस में थे। हाँ, यूपीए 1 यूपीए 2 में सत्ता में आए थे हम लोग। अगर कांग्रेस पार्टी 50 से 100 हो जाती है तो बीजेपी की 300 से 240 हो जाती है, क्योंकि वो अलग आपसे बात है। जीती है ना सब सीटें। उन लोग को इजाफा हुई है, मानता हूं हम लोग। आपकी कॉस्ट पे हुआ नहीं, ना। हो सकता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टीज वोट शेयर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये परमानेंट फीचर है। कई दिन ऐसा होगा जब लोग, वो तो उम्मीद पे सारी दुनिया उम्मीद टिकी नहीं, है। उम्मीद नहीं, उम्मीद पे- बीजेपी भी 2 से 300 पे आ गई। दुनिया तो उम्मीद पे चलते हैं। हाँ। दुनिया उम्मीद पे चलते हैं, और उम्मीद अगर ना रहे तो आप प्रयास कैसे करेंगे? उम्मीद हमें तो तब चलती है जब आपके पास कोई नेता हो, कोई नारा हो। कुछ भी नहीं है ना आपके पास। आपको दिखाई नहीं देता। कौन कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है? क्या है बताइए? हमारे पास पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी देखो, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा है, और क्या है? उस विचारधारा के पीछे कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता है। हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह जी, बहुत सारे नेता भी। आपको लगता है आपको अच्छा हमें नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अच्छा, तीनों बातें हैं, तीनों आप जो कह रहे हैं बिल्कुल। आपके पास राहुल गांधी है, आपके पास सोनिया गांधी है, आपका प्रियंका गांधी है, ये सच है। पर सवाल है 130 साल के बाद भी आपके पास आज भी इंटरम प्रेसिडेंट है 2 साल से। तो क्या हुआ? प्रेसिडेंट नहीं चुन सकते आप? हो जाएगा, कई महीने के अंदर हो जाएगा, आप देखते रहो। नहीं, कई महीने के तो कई साल से, तो 6 महीने से ये कभी ऐसा होता है। ये टेक्निकल इशू है। इसका साथ पार्टी का मतलब जो आम वोटर है, जो कांग्रेस का समर्थक है, वो तो सोचता है ना कि इनके पास नेता ही नहीं चुन पा रहे तो क्या होगा। एक प्रेसिडेंट इंटरिम हो या परमानेंट हो, ये पार्टी का एक टेक्निकल इशू है। इसके लिए हमारे पार्टी का कमजोर या बलशाली ये सोचने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे पार्टी सोचे हैं कि हम अभी इस तरह चलेंगे, तो कर दिया। फिर कई महीने बाद हमारे पार्टी के परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा, अब देखते रहे। भाई, कांग्रेस के वर्कर जिनसे हम बात करते, पुराने 40 साल मेरे को जर्नलिज्म में हो गया, कई लोगों से बात करता रहता हूँ, उनके सामने भी परेशानी जो आज तक सब बीजेपी में यही प्रॉब्लम है, ऊपर तक बात नहीं पहुँचती। आपके यहाँ भी यही समस्या लगती है कि कांग्रेस वर्कर जो सोच रहा है कि उनका प्रेम है कि कांग्रेस पार्टी के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है, जैसे आप 5 साल जुड़े हुए, जिससे के बाद आपका मॉरल भी हाई दिखाई दे रहा है इतने हारने के बाद। बाकी आप जैसे बहुत है जिनका मॉरल हाई है। पर सवाल ये है कि आपके यहाँ नेता जो चुनाव जिता सकता हो आपका, आजकल तो नेता के नाम से चुनाव देते हैं ना। ममता के खिलाफ खड़े हैं लोग, टीएमसी के खिलाफ तो ना वोट हो रहा है, वहाँ कौन वोट जीत तो आ रहा है। अब मैं जो आपसे छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, इसलिए पूछा कि चुनाव की राजनीति में व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या संगठन इंपॉर्टेंट है, पूछूंगा, इसका जवाब आप देंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, ठीक। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी से। नेता जो है वेस्ट बंगाल के अंदर किसके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, पिछले 2-4 महीना पहले भी बंगाल की जो चुनावी सियासत, बंगाल के चुनाव को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ टीएमसी। बीच में बाकी किसी को जगह नहीं देने का तैयार था वो। लेकिन आज हालत, मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं, आज ये हालत धीरे धीरे बदल रहा है। वजह क्या है? टीएमसी और बीजेपी दोनों के बीच जो टकराव हो रहे हैं, इसमें आम जनता की मुद्दा शामिल नहीं होते हैं। दोनों तरफ एक दूसरे को सुबह से शाम तक गाली गलौज की जो सियासत कर रहे हैं, इसके चलते आम लोग थक चुके हैं। आम लोगों को अब ये कहना है कि ये दोनों एक सिक्के की 2 पहलू है। ये बीजेपी पार्टी कुछ दिन पहले टीएमसी पार्टी को जिस नेताओं को चोर, गुंडे, आपको अत्याचारी कह रहे थे, उनको अपनी पार्टी में ले रहे हैं। ये सारे आपका पार्टी में शामिल कर रहे हैं। मतलब चोरों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, चोर रह जाते हैं।
तो यही जो नजारा, एक मिनट, वो टेक्नोलॉजी है ना, वो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी तो है। आप भी कोशिश करते हैं कि जगह लेने की लोगों को। टेक्नोलॉजी तो है, ये टेक्नोलॉजी के चलते चुनाव जीतना है, उसमें आपकी तरफ क्यों नहीं आते लोग? अच्छा, टेक्नोलॉजी के चलते आपकी तरफ हमारे कोई नीति नियत और कोई किसी का कोई जरूरत नहीं है। ये जरूर बीजेपी पार्टी साबित कर चुके हैं कि उनके लिए टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा अहमियत। पर आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? जो लोगों के लिए उनका कोई चिंता नहीं है, कोई ममता के नाराज लोग आपके तरफ क्यों नहीं आते छोड़ के? उनको लगता है आप डूबते जहाज हैं। देखिए, और आपका पायलट कोई नहीं है इस वक्त। आप कह सकते हैं, आपको फैक्ट है ना, मैं तो फैक्ट की बात कि सोनिया जी अध्यक्ष जरूर है, एक्टिव तो है नहीं वो। कौन सोनिया जी एक्टिव कैंपेन में गई नहीं, कहीं कैंपेन में गए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सोनिया गांधी एक्टिव नहीं है। लीडर फील्ड में अच्छा लगता है। कैंपेन में हमारा दूसरा नेता जाते हैं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये किसकी ना, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना? राहुल गांधी जी है हमारा। जब अमित शाह, जेपी नड्डा, प्राइम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के दौरे लगा रहे हैं चुनाव से पहले, आपके राहुल गांधी तमिलनाडु में जा रहे हैं, ये प्रायोरिटी की बात है ना। हमारे भी वहां जाएंगे। आज ही राहुल गांधी से बात हुई है, जाएंगे? नहीं जाएंगे, पर प्रायोरिटी जाएंगे, जरूर जाएंगे। हम लोग वहाँ हैं, हमारे उनके पास, आपके पास हम लोग भी वहाँ हमारे साथ संपर्क रखते हैं। हम लेफ्ट पार्टी से गठबंधन करके गठबंधन करके अगले चुनाव में लड़ेंगे। अधीर रंजन तो है वहाँ, हर दिन राहुल गांधी जी हमसे संपर्क करके हमें गाइड करते हैं क्या करना चाहिए ना चाहिए। हर दिन ये सिलसिला जारी है। मैं जो कहने के बड़े बड़े नेता, उनकी पूरी सरकार वहाँ कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रायोरिटी वेस्ट बंगाल है। आपने लोग कहते हैं, आपके कांग्रेस के जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी आपका अलायंस अपॉर्चुनिस्ट है, सीपीएम के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीएम के खिलाफ आप केरला में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस तो एक रास्ता भटक गई है। कांग्रेस रास्ता भटक गई नहीं है। एक एक सूबे में प्रभु जी जो जमीनी हकीकत है उसको मद्देनजर हमें अपना रणनीति तैयार करना पड़ता। बंगाल की जो अभी सियासी माहौल है, हुआ टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष परिसर में दो पार्टी बचे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी। तो ये दोनों पार्टी आपस में ये तय किए हैं कि बंगाल की धर्मनिरपेक्ष जमीन को वापसी के लिए और बंगाल में ये ध्रुवीकरण की राजनीति को रोकने के लिए हम दोनों शक्तियों को एक साथ। तो टीएमसी से आपको क्यों नहीं कर सकते थे आप? टीएमसी अगर आपको हराना है, बीजेपी को हराना है या टीएमसी को हराना? दोनों को हराना है। मतलब आपके लिए नंबर 1 कौन है? नंबर 1 कोई नहीं है। कोई नहीं है, दोनों बराबर हैं आपको? नहीं, नंबर 1 क्योंकि आपका रोल ये भी हो सकता है कि आप जितने नहीं, आपके लिए कौन नंबर 1 दुश्मन है? मैं अपना दुश्मन की बात है, सत्ता हासिल करने की लक्ष्य रख के आगे जंग जारी किए है। मैंने कहा कि पॉलिटिकली आपका एनिमी नंबर 1 वेस्ट बंगाल में कौन है, बीजेपी या टीएमसी? दोनों डेविल है। एक तरफ कम्युनियल फोर्सेस, दूसरी तरफ ऑटोक्रेटिक फोर्सेस। तो आप जब खड़े हैं तो एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें, दूसरी तरफ ऑटोक्रेटिक ताकतें। कहिए कांग्रेस वालों के क्या अधीर क्योंकि पॉपुलर हैं, उनका पर्सनल एजेंडा है कि हमने अलायंस ममता के साथ नहीं होने देना, दोनों की पर्सनल कुछ है। पर आप लोग एक ये भी, हमारा कोई पर्सनल एक ये भी इंप्रेशन है कि आप लोग जितने वोट लेंगे ममता, वो बीजेपी के खिलाफ वाले वोट जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ये तो आप लोग का मनगढ़ंत है। कैसे आएगा? हम बंगाल के आम लोगों को वोट मांग रहे हैं। बीजेपी पार्टी का कोई वोट पेटेंटेड नहीं है, ममता बनर्जी की भी कोई वोट पेटेंटेड नहीं है। वोट मतलब आम लोगों की दुआ और आम लोगों की आशीर्वाद। एंटी बीजेपी है ना आप? एंटी बीजेपी अलायंस क्यों नहीं बनाया आपने? ये परसेप्शन बदलना चाहिए कि वोट किसी पार्टी की पेटेंटेड कोई आइटम नहीं है। आजादी की बात आज तक बंगाल में कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं थी। बंगाल की लोग बार-बार ध्रुवीकरण में इस पे आ रहा है, आप बार-बार ध्रुवीकरण की तरफ। एक इश्यू और भी बन रहा है वहाँ, ममता जी ने कहा कि नॉन बंगाली वर्सेस बंगाली। मैं ये समर्थन नहीं करते। हम लोग बंगाली या नॉन बंगाली की जो मुद्दा बनाए जा रहे हैं, हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। इसलिए क्यों कहते हैं बीजेपी वाले बाहर से आकर कब्जा करना, ये हम बिल्कुल नहीं मानते। इसलिए कि हिंदुस्तान की बीजेपी वाले बाहर के लोग हैं, ये आप नहीं मानते? नहीं, वो भी बंगाली हैं। क्यों मानेंगे? बंगाली की बात नहीं, हिंदुस्तानी तो है, भारतवासी तो है। भारत की कोई भी हिस्से में हम जाए तो हम भारतवासी की परिचय से हमारा परिचय बनेगी ना। बीजेपी के एक्सेस मतलब आप इसको नहीं मानते नॉन बंगाली बीजेपी नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या क्यों मानूंगा? मुस्लिम वर्सेस हिंदू तो आप मान रहे हैं, हो रहा है वहां पर? हाँ, जरूर हो रहा है।
तो आप मुसलमानों को जैसे ओवैसी दिन जा रहे हैं वहाँ पर अपने ओवैसी जा रहे हैं, जा सकते। वो किसका मदद करेंगे? वो आपके खिलाफ जाएंगे या आपके साथ जाएंगे या बीजेपी की मदद मेरा करेंगे? हम लोग का साथ जाने का कोई तो सवाल ही नहीं है। क्यों हमारे साथ आएगा? हम लोग तो सेक्युलर हैं, मुस्लिम सांप्रदायिक तत्वों के साथ हम नहीं जाते। वो अपने आप को बोलते हैं हम तो नेशनलिस्ट बोलते तो है बहुत कुछ, उनका डॉक्यूमेंट देखिए, दलील देखिए, पता चलेगा टोटल कम्युनल मैम हुआ पूरा। तो आप वो किसका फायदा उठाएंगे? किसका फायदा करेंगे? बंगाल में आप जिस पार्टी के नाम जिक्र किए हैं, ये बंगाल उर्दू भाषी स्टेट नहीं है। बंगाल में 4 से 5% लोग उर्दू भाषा में बात करते हैं। ये सारे बंगाली मुसलमान, इसका साथ उर्दू भाषी लोगों को बहुत सारे फर्क है। ओवैसी की जो पार्टी है वो उर्दू भाषी पार्टी है, आपका कहना ये उसका है कोई असर नहीं होने वाला है। पर एक बात है कि अगर आप जैसे नडर जा रहे हैं, मैं दोबारा इसे पूछे कि आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट बन के जाते, राहुल गांधी बिल्कुल जाएंगे, राहुल गांधी बिल्कुल जाएंगे। अरे राहुल गांधी प्रेसिडेंट जाते तो और असर नहीं होता उसका? जो भी हो, राहुल गांधी की नाम ही हमारे लिए एक बड़ा ब्रांड है। प्रेसिडेंट रहे या प्रेसिडेंट ना रहे, हमारे लिए राहुल गांधी एक ब्रांड है। आपको लगा गांधी परिवार का ही प्रेसिडेंट होना चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं, कोई और बन सकता है। हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में बन सकता है कुछ। आपको बता दें, हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी फर्स्ट प्रेसिडेंट था एक क्रिश्चियन, सेकंड 98 की बात सेकंड प्रेसिडेंट था एक पारसी, थर्ड प्रेसिडेंट था इतिहास की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं? तो अभी इतिहास नहीं। आप नरसिम्हा राव कौन थे? 98 नरसिम्हा राव को जिस तरह आपने निकाला वो भी सबको पता है। नहीं, प्रेसिडेंट की बात करते हैं, नरसिम्हा राव। मैं आज की बात भी करता हूँ कि गांधी के अलावा तो कोई नहीं बन सकता ना, आपको लगता है? कोई नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? कोई भी बन सकता। तो अभी मैं नाम वो कहते मैं बनना नहीं चाहता, आप जबरदस्ती बनाना चाहते हैं, अलग बात है। कोई भी बन सकता। हमारे पार्टी में सब आम करता। राहुल जी ने कहा कि मैं बन चुका हूं, मैं दोबारा नहीं बनना चाहता। ठीक है, आप लोग प्रेशराइज करे जा रहे हैं। जरूर करेंगे। प्रियंका को क्यों नहीं नाम ले? प्रियंका क्यों नहीं बनाते? हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अगर राजी ना हो, प्रियंका जी भी आए, कोई हर्ज नहीं हमें। तो आप प्रियंका गांधी अगर वो नहीं राजी करते तो सेकंड प्रेफरेंस आपकी प्रियंका भी हो सकती है। सेकंड की बात नहीं करते, अगर कोई आए तो हमें कोई हर्ज नहीं। प्रियंका भी आते हैं ना, आए कि नहीं आए? नहीं, प्रियंका जी को तो हम लोग की तरफ से प्रस्ताव नहीं दिया गया कि भाई आप प्रियंका जी आप प्रेसिडेंट बनो। अगर हमारे पार्टी के आम कार्यकर्ता मांग कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। फिर भी कोई भी बने, गांधी परिवार तो कांग्रेस के साथ है और रहेगा। मतलब बिना गांधी परिवार के गांधी परिवार हमारे पार्टी की, ये जो सत्य है, गांधी परिवार हमारे पार्टी के एक ग्लू है। हमारे पार्टी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिर्फ नहीं, एक ग्लू की तरह हमारे पार्टी को बंद के रखा है। ये हर पार्टी के है, ऐसा नहीं। हमारे पार्टी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पार्टी के, आपने कुछ वक्त पहले कहा कि व्यक्ति की नाम पे सियासत चलते हैं, तो व्यक्ति की नाम पे अगर सियासत चले तो गांधी फैमिली तो व्यक्ति है, उनका करिश्मा है, उनके नाम पे हम सियासत करने में हर्जा क्या है? अब बताइए, हर्जा क्या है? गांधी के नाम से क्यों नहीं? हम तो करते हैं सियासत। गांधी आपका ब्रांड है, जिसको जरूर ब्रांड है, जिसको आप बिल्कुल ब्रांड करना चाहते हैं। बिल्कुल ब्रांड है, बिल्कुल मानते हैं ब्रांड है। आखिरी सवाल आपसे, कहिए, वेस्ट बंगाल में आपके अलायंस की कितनी सीटें आएंगी? 100 पास करो, 50 पास करो? देखिए, बंगाल में, एक मिनट प्रभु जी, आपको बता रहा हूं, कुछ दिन पहले भी बंगाल में एक माहौल पैदा हुआ था कि बंगाल का चुनाव बायएंगुलर होगी। अभी बंगाल के चुनाव ट्रायंगुलर होने जा रहे हैं। इसका मतलब बंगाल में चुनाव में भविष्य किसके पास जाएगी, ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सबको। नहीं, आपको भी। सीटें कितने आएंगी आपकी? हम तो कोशिश करते हैं 294 सीटें लड़ेंगे। हाँ। और मेजोरिटी हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। तो पहली बार हिंदुस्तान में आपको लगता है कांग्रेस और सीपीएम की मिली हुई सरकार बनेगी? क्यों, हो भी सकते। चलिए, आप अब देखेंगे, आपसे फिर बात करेंगे। द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। तो अधीर कुछ भी आप दुआ कीजिए, आपसे भी दुआ मांगते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सीधी बात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे सीधी बात। करिए तब तक इंतजार और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।